हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में 58 लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ हमने पार्ट डिस्कस किया था जो अपना पहला टॉपिक चल रहा था उससे रिगार्डिंग, ठीक है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था या जो विचार कर रहे थे जिसके बारे में, वो था विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, ठीक है। ऊष्माधारिता या फिर विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्माधारिता ही कन्वर्ट हो जाती है विशिष्ट ऊष्मा के अंदर यदि हम प्रति इकाई द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला था Cv यानी स्थिर आयतन पर dQ/dt, और dQ/dt कन्वर्ट हो जाता है du/dt के अंदर। तो du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv। और Cp होता है dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर हमने बात की थी कि ठोस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ठोस पदार्थों की, वो दो तरीके से बन सकती है, ठीक है। एक तो जालक में जो वाइब्रेशन होंगे उसके कारण, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यदि वो संयोजी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो भी विशिष्ट ऊष्मा में योगदान करते हैं। लेकिन उनका योगदान क्या होता है एज ए कंपेरिजन, क्योंकि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसमें ऊर्जा दे रहे हैं, तो जालक में कंपन यहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा था कि ठोस की यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार से बनती है, एक तो जालक की वजह से और दूसरा इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन ये क्या होती है, नगण्य होती है इसके कंपैरिजन में जालक के कारण, ठीक है। तो ये नगण्य होने के कारण हम इसलिए हम कह सकते हैं कि Cv ठोस यानी ठोस पदार्थों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो मुख्यतः लगभग किसके बराबर होती है, जालक की विशिष्ट ऊष्मा के कारण, ठीक है। अब यहां पर ये हायर टेम्परेचर के ऊपर, यदि हम हायर टेम्परेचर के ऊपर बात करें, ज्यादा एनर्जी देते हैं तो उसके ऊपर ये लगभग कांस्टेंट हो जाती है और 3 × R के बराबर होती है। R यहाँ पर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट 8.314। और निम्न टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो ये लगभग T⁻³ के समानुपाती होती है, यानी Cv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T³, ठीक है। तो यदि टेम्परेचर की बात करें तो Cv कांस्टेंट होती है, नियत होती है, कब होती है, जब ताप अधिक हो। यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो लगभग क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि इतने वाइब्रेशंस फास्ट होते हैं कि उससे ज्यादा फास्ट नहीं हो पाते, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। उससे ज्यादा योगदान नहीं हो सकता 3 × R के बराबर। और Cv लगभग T³ के समानुपाती आती है, कब आती है, जब ताप निम्न है, ठीक है। यानी लोअर टेम्परेचर के ऊपर T³ के समानुपाती और हायर टेम्परेचर के ऊपर लगभग कांस्टेंट 3 × R, ओके। तो इसको जरा लिख लो। इसके बाद में अब जो इसमें जो योगदान है मुख्यतः या फिर इसमें जो जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला क्लासिकल मॉडल आएगा यानी चिरसमझ सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डुलोंग-पेटिट का नियम। दूसरा है क्वांटम, जिसमें दो सिद्धांत हैं, एक आइंस्टीन का और एक डेबई का। ये हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इनको फिर से निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें फिनोमेना समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है भाई। जैसे कि मैंने बताया कि जब किसी ठोस पदार्थ को एनर्जी सप्लाई की जाती है, या फिर वो एनर्जी किसकी फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, उसमें ऊर्जा, ठीक है, तो वहाँ पर उसके चालक क्या करने लग जाते हैं, जो परमाणु हैं वो दोलन करने लग जाते हैं अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर, माध्य स्थिति के सापेक्ष। तो वो परमाणु किसकी तरह व्यवहार करते हैं, परमाणुिक दोलित्र की तरह, यानी एटॉमिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और दूसरा, उनमें जो इलेक्ट्रॉन से मुख्य इलेक्ट्रॉन है और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो वो भी योगदान करते हैं, लेकिन उनका योगदान कम होता है। अब है ठोसों की
विशिष्ट ऊष्मा के विभिन्न सिद्धांत। ठीक है जी, ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसमें जो सिद्धांत दिए जाते हैं वो पहला होता है चलसमझ सिद्धांत, और जो दूसरा है वो है क्वांटम सिद्धांत। पहला जो है वो क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं ड्यूलॉन्ग-पेटिट का नियम। ड्यूलॉन्ग-पेटिट सिद्धांत या ड्यूलॉन्ग-पेटिट का नियम। और इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो आइंस्टीन का मॉडल और दूसरा जो पढ़ते हैं वो है डीबाई मॉडल। ठीक है, इसमें दो चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सा लेंगे? ड्यूलॉन्ग-पेटिट का नियम, जो कि क्लासिकल अप्रोच है। ठीक है, चलो आज यहां से स्टार्ट करेंगे। ड्यूलॉन्ग-पेटिट सिद्धांत। ड्यूलॉन्ग-पेटिट सिद्धांत क्या है? ठीक है, इन्होंने लगभग 1840 के आसपास, 1839, ठीक है, उस टाइम पर इन्होंने ये सिद्धांत दिया और ये क्लासिकल अप्रोच के ऊपर आधारित है, जिसकी दिया किसने? ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने। ठीक है, जबकि बाद में बोल्ट्जमान ने ऊर्जा विभाजन सिद्धांत के आधार पर इसकी क्या किया? इसको वेरीफाई किया 1871 के अंदर। ठीक है, किसने किया है? बोल्ट्जमान ने, जिसने बोल्ट्जमान कांस्टेंट दिया है केबी। ठीक है, तो इन्होंने कुछ परिकल्पनाएं ली हैं और वो परिकल्पनाएं हैं जिनके आधार पर इस नियम को लेके चला जाता है। वो परिकल्पनाएं किसके ऊपर बेस्ड हैं? क्लासिकल अप्रोच के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जब किसी परमाणु को या जब किसी ठोस को उसमें ऊर्जा दी जाती है तो प्रत्येक परमाणु अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करने लग जाता है और वह परमाणविक दोलित्र की तरह व्यवहार करता है। पहला स्टेटमेंट तो ये है, पहली परिकल्पना ये है, पहला अजम्पशन है, ये अजम्पशन है, परिकल्पना है कि जब किसी ठोस को उसमें ऊर्जा दी जाती है तो वह अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष, जैसे ये है इसकी माध्य मीन पोजीशन, इसके सापेक्ष क्या करने लग जाएगा? सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM करने लग जाएगा और यह परमाणविक दोलित्र की तरह व्यवहार करेगा। दूसरी कंडीशन कि इसे परमाणविक दोलित्र की आवृत्ति, सभी जो परमाणु हैं, जो सभी परमाणविक दोलित्र हैं, उन सबकी आवृत्ति क्या होती है? समान होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर E बराबर h वाला कंसेप्ट काम में मत लेना कि फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी सेम रहेगी, नहीं, ये क्लासिकल अप्रोच है। ठीक है, क्वांटम को भूल जाओ, अभी E बराबर h तुम्हारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। यदि वो आ गया तो फिर तो तुम ये समझोगे कि जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब एनर्जी क्या रहेगी? सभी दोलित्र की बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि क्वांटम बाद में आई है, 1900 के आसपास प्लांक ने बात की थी, ये तो उससे पहले की बात हो रही है ना। ठीक है, 1840 के समथिंग, 1835 से 40 के आसपास दिया था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है इसकी। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट आपको याद भी रखनी नहीं है। दिया किसने है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्या दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी जो बात है कि आवृत्ति समान रहती है, लेकिन फिर इसने ये कहा, इसने ड्यूलॉन्ग-पेटिट ने ये कहा कि इनके आयाम, ठीक है, सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, उसकी वजह से ऊर्जा भी क्या होती है? अलग अलग होती है। इन्होंने ये बताया कि एनर्जी आयाम के ऊपर डिपेंड कर रही है। आयाम मतलब क्या? कि माध्य स्थिति से अधिकतम कितनी दूर तक जाता है, वो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। माध्य स्थिति से चरम बिंदु तक कितनी विस्थापन कितना हो रहा है उसका, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो वो जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में ये बताया कि एनर्जी अलग अलग है, किसकी वजह से? आयाम अलग अलग होने की वजह से। फिर इसने ये कहा कि एवरेज एनर्जी यदि E बार हो और परमाणु उसमें पूरे ठोस में N परमाणु उपस्थित हों तो पूरी एनर्जी कितनी हो जाएगी? N × E बार।
ठीक है, सबका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। इस प्रकार से कुछ अजम्पशंस हैं, उनको लिखते हैं। ड्यूलॉन्ग एवं पेटिट ने चिरसम्मत सिद्धांत का उपयोग करते हुए की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात की तथा बोल्ट्जमान ने 1871 में ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत के द्वारा ठीक है, बोल्ट्जमान ने 1871 में ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत का प्रयोग किया, ठीक है, के द्वारा इस नियम की व्याख्या की, ठीक है। और उसने क्या किया, लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है, हाफ केबीटी, ये कहलाता है ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत। प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्र प्रत्येक स्वतंत्रता के कोटि से संबंधित ऊर्जा कितनी होती है, हाफ केबीटी, ये कहलाता है ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत। इस नियम की कुछ परिकल्पनाएं हैं। अगली लाइन क्या लिखनी है कि इस नियम की कुछ एजम्पशंस हैं, परिकल्पनाएं हैं। निम्न प्रकार है, ठीक है। पहली क्या है, किसी ठोस को ऊष्मीय ऊर्जा देने पर प्रत्येक परमाणु अपनी मीन पोजीशन के अराउंड या मध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन के परिगण में कितना सरल आवर्त गति, ठीक है, दोलन प्रारंभ करता है। इसे इस परमाणु को इसे परमाणु दोलित्र कहा जाता है। ठीक है, लिखो इसको। लिख लिया? दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक परमाणु दोलित्र की सभी की आवृत्ति समान परंतु आयाम भिन्न भिन्न होता है। सॉरी, आवृत्ति समान, ठीक है। आवृत्ति क्या होती है, भिन्न नहीं होती, आवृत्ति समान होती है।
आयाम भिन्न भिन्न होता है। आवृत्ति समान होगी, आयाम अलग अलग होगा। तीसरा पॉइंट, आयाम भिन्न होने से सभी परमाणविक दोलित्र की ऊर्जा अलग होती है। अलग अलग होती है। ये एनर्जी से रिलेटेड हो गया। उसके बाद में चौथा पॉइंट ये है कि यहां पर जो आंतरिक एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा कहां से आ रही है? उसमें ऊर्जा देंगे। उसमें ऊर्जा देने से क्या होगा? परमाणु कंपन करने लगेगा, मतलब दोलक की या दोलित्र की जो कंपन ऊर्जा है उसी के कारण प्राप्त होती है। तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, दोलित्रों की कंपन ऊर्जा के कारण होती है। ठीक है, अगला पॉइंट। अब यहां पर क्लासिकल अप्रोच है, ठीक है, इसमें एनर्जी कंटिन्यूस मिलती है, यानी ऊर्जा के मान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, यानी अपने को कोई लिमिटेशंस यहां पर नहीं मिलेगी। शून्य से लेकर इनफाइनाइट एनर्जी तक के यहां पर सब प्राप्त हो सकता है। ऊर्जा मान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम मान के चलेंगे, देखो एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, आपको पता है कि भाई सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, जहां पर के कितना होगा? एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि के बाई एम क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है, कोणीय उसकी जो कोणीय आवृत्ति ओमेगा। और काइनेटिक एनर्जी होती है पी एक्स स्क्वायर बाई 2m। यदि पी एक्स संवेग है, मान लो एक्स दिशा के अंदर वो गति कर रहा है, तो पी एक्स स्क्वायर बाई 2m कितना होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो दोलित्र की कुल ऊर्जा कितनी होगी? ये होगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यही होना है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी टोटल एनर्जी मैं लिख रहा हूं कि Ex इज इक्वल टू Ex स्क्वायर बाई 2m, जो कण का, उस दोलित्र का, जो परमाणु का द्रव्यमान, और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ Ax स्क्वायर। अब इसको हम बराबर लिख सकते हैं X स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, जहां पर k क्या है? m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि k बाई m होता है ओमेगा स्क्वायर, तो वहां से m को ऊपर भेज दिया तो k की वैल्यू कितनी आ गई? m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक लिखो जल्दी इसको। हाँ जी, लिखो इसको। तो ये कुछ परिकल्पनाएं हैं जिनको लगा करना है आपको। ठीक है, तो एक दोलित्र की एनर्जी तो हमने लिख दी है। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सांख्यिकी का यूज करेंगे कि एनर्जी E से E प्लस डी परास में यदि दोलित्रों की संख्या Dn है तो उनकी संख्या कितनी होगी? सांख्यिकी के अनुसार ऊर्जा E से
ई प्लस डीई। ई से ई प्लस डीई का मतलब है कि डीई एनर्जी रेंज में, दोलित्रों की संख्या dn निम्न होगा कि जो dn आएगा वो समानुपाती होता है e की पावर माइनस ई एक्स अपॉन के बी इंटू टी। के के नीचे b है यानी k है ओनली इंटू टी, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, थर्मल एनर्जी केवीटी। ठीक है, तो ये इसके समानुपाती है। अब हम निकालेंगे कि औसत ऊर्जा कितनी है, क्योंकि अपने को एवरेज एनर्जी चाहिए। ठीक है, औसत ऊर्जा को मैं लिख रहा हूं ई बार से, और एवरेज एनर्जी होगी कितनी, ये होगी समेशन अरे एक की दोलित्र की एनर्जी यदि एक्स है तो dn की कितनी होगी, एक्स इंटू डी एन, और सबकी कितनी होगी, समेशन ई एक्स इंटू डी एन। सिंपल लॉजिक, समेशन ई एक्स इंटू डी एन। टोटल एनर्जी को किससे डिवाइड करते हैं, टोटल संख्या से, टोटल दोलित्रों की संख्या से। तो नीचे क्या आएगा, समेशन डी एन। अब जरा देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। कम ऑन, डी एन किसके समानुपाती है, ई की पावर माइनस ई अपन केबीटी होता है, लेकिन ई एक्स अपन केबीटी हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि उसका सरलावर्त गति कौन सी दिशा में हो रही है, एक दोलित्र की एक्स दिशा में। तो यहां से देखिए समेशन एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू मैंने डाल दी, और dn की वैल्यू ये वाली डालेंगे, समानुपाती है ना, ऊपर नीचे कोई कांस्टेंट आएगा तो वो कट जाएगा। ठीक है, यहां से और यहां से, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस, माइनस तो बाहर रहेगा ना, माइनस बाहर रखना है, और ये पूरा यहां पर बराबर है अपॉन केवीटी बटे समेशन, इसका समेशन कर दो, e की पावर माइनस dx स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन kVt। e की पावर में माइनस e है, एनर्जी है, उसके बटे में kT है, तो एनर्जी का मान रख दिया मैंने यहाँ पर भी, ऊपर भी और नीचे। अब इसको अब इसका क्या करना है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलो तो देखो ई बार कितना हो जाएगा, ई बार कितना हो जाएगा, कम ऑन। यदि हम यहाँ पर मान के चलें, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो एनर्जी प्रास में अपने को मिलेगी, जो एनर्जी लेवल्स मिलते हैं वो कंटिन्यूअस मिलते हैं, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी क्या करती है कि ऊर्जा सतत होती है। हम क्या मानेंगे, क्योंकि चिर सम्मत अवधारणा के अनुसार चिर सम्मत अवधारणा के अनुसार ऊर्जा सतत होती है, अतः समेशन के स्थान पर समाकलन का प्रयोग करने पर समेशन के चिन्ह की जगह मुझे क्या करना है, भाई समाकलन का प्रयोग करना है। ठीक है, और जैसे समाकलन का प्रयोग करूंगा तो यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन आएगा, या तो dx के सापेक्ष होगा या dpx के सापेक्ष होगा। ओके, लिखो इसको।
ये बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब जरा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपने यहाँ पर ध्यान दे लिया कोई दिक्कत नहीं आएगी। परिकल्पनाएं हैं, अजम्पशंस हैं, वो तो याद करनी ही है भाई, उसने जो दिए हैं वही हैं, ठीक है। हमने तो कुछ बनाया नहीं है, ना तो उसमें कोई कंसेप्ट है, और क्लासिकल थ्योरी काम में ली मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी और उसके आधार पर परिकल्पनाएं दे दी, उसके हिसाब से हम सांख्यिकी के हिसाब से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर देखो px स्क्वायर के साथ भी आएगा और फिर प्लस आएगा, फिर इसके साथ भी ये आएगा और दोनों में डिवाइड कौन होगा, ये, ठीक है। e की पावर px स्क्वायर अपॉन 2m के बीटी को तो मैं अलग लिख सकता हूँ, नीचे भी इंटीग्रेशन आएगा, और e की पावर माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 के बीटी को मैं अलग लिख सकता हूँ, ठीक। जरा देखो तो px स्क्वायर अपॉन 2m, इसके साथ ये लिख रहा हूं और उसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, e की पावर माइनस px स्क्वायर अपॉन 2m, 2m के साथ कौन आ जाएगा, kbt, और e की पावर माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 kbt। ध्यान से देखना, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 kbt और px स्क्वायर अपॉन 2m kbt, ठीक है। इसके बटे में कौन है नीचे, यहाँ पे इसमें आएगा प्लस, ये वाला प्लस, क्योंकि जब ये उससे मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। अभी मैंने केवल पहला पार्ट मल्टीप्लाई किया है, इसके दो हिस्से हैं, e की पावर मैंने अलग अलग कर ली दोनों को, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। नीचे क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस px स्क्वायर अपॉन 2m kbt, 2m kbt, और e की पावर माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 kbt, ठीक है। एक चीज और, यहां पर कौन है, यहां पर है px स्क्वायर, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन इसमें करेंगे dpx के सापेक्ष, और अगले में कर लेंगे इसके सापेक्ष x के dx के सापेक्ष। तो देखो यहां पर भी क्या है, dpx नीचे, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। क्यों, आप समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, मोमेंटम के सापेक्ष, तो ये वाला पार्ट इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगले टर्म में लिख देंगे, ये वाला पार्ट क्या करेगा, ऐसे स्किप हो जाएगा। अगले में px स्क्वायर वाला कट जाएगा ऊपर नीचे, तो प्लस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये बाहर रहेगा m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और कुछ तो रहेगा नहीं, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2, e की पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2m kbt। जरा ध्यान देना भाई, इधर e की पावर माइनस px स्क्वायर अपॉन 2m kbt है, ठीक है। दिखने में दिक्कत आए तो मैं बोल रहा हूँ, इसको अलग अलग तो करना है, और e की पावर माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 kbt, ये माइनस का साइन दोनों में, और नीचे क्या है, ये इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, dx के सापेक्ष, आगे लिख लेना dx। नीचे क्या है, नीचे ये वाला पार्ट है पूरा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस px स्क्वायर अपॉन 2m kbt, e की पावर माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 kbt, और dpx की जगह dx। अब देखो ये वाला पार्ट इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष है, तो मोमेंटम वाला एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, इसमें x वाला एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहा था, ठीक है। तो ये बचेगा e बार, या e बार बराबर, यहां से देखो क्या बच रहा है, इसमें मैं ऊपर नीचे kbt से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा kbt से, अंदर क्या बन जाएगा। अब एक चीज और देखो,
ये px² है, यहाँ भी px² है, px की जगह माइनस px रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये सम फलन है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को 2 × 0 से इनफाइनाइट कर सकते हैं ना, आप सब जानते हो। ठीक है, सम फलन में 0 से इनफाइनाइट और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ px² अपॉन 2m kbt मल्टीप्लाई हो गया जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे kbt से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्क्वायर नहीं है, ये मल्टीप्लाई है 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, नीचे क्या है, इसमें भी 2 आ जाएगा। तो kbt और d px प्लस थोड़ा सा लंबी टर्म है। ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा, इसमें भी हम 2m kbt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 kbt 0 to infinite m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 kbt हो जाएगा। क्लियर है, एंड यहां से e की पावर माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 kbt और यहाँ पर dx और नीचे 2 0 to infinity, एक 2 से 2 कट जाएगा सबका, इसका भी इससे कट जाएगा, 0 to infinity e की पावर माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 kbt और dx। ठीक है, लिखो इसको, ठीक है जी, तो इसको अच्छे से कर लेना। अब गामा फलन की सहायता लेंगे और इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। देखो गामा फलन से भाई गामा फलन की सहायता से इसको हल कर सकते हैं आसानी से। कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि गामा n का फॉर्मूला एक ये होता है, गामा n बराबर 0 to infinity x की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस x dx। यदि ऐसा कोई रूप देखने को मिले लेकिन अपने पास स्क्वायर है, इसकी वैल्यू वाला तो लगाएंगे नहीं, फिर मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करते हो कि यहाँ पर x की जगह आप y स्क्वायर पुट कर सकते हो, फिर dx की जगह क्या आ जाएगा 2y dy, तो ये फिर y में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि गामा n बराबर 2 0 to infinity 2 टाइम्स 0 to infinity की पुट 2y dy यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाता है ठीक है भाई। आप इसमें x बराबर क्या मानोगे y स्क्वायर, तो x की जगह क्या आएगा y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1, तो ये हो जाएगी y की पावर 2n और माइनस का 2। ठीक है, लेकिन dx की जगह y dy आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा और एक कम हो जाएगी। ठीक है, दोनों में से कोई सा फॉर्मूला, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो नीचे वाला टर्म है ना, ऊपर वाला टर्म है, इसको जरा ध्यान से देखो, px स्क्वायर अपॉन 2m kbt को मैं y मान लूं। ठीक है, px स्क्वायर अपॉन 2m kbt को यदि मैं y स्क्वायर मान लूं, ओके y स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपल, मुझे यहाँ क्या जाना है y का स्क्वायर लेके आना है, तो y का स्क्वायर कब आ सकता है, y का स्क्वायर कब आ सकता है, जरा ध्यान से देखना, जब n की जगह 3/2 हो, 3/2 2 से 2 कट जाएगा, 3 माइनस 1 y स्क्वायर आ जाएगा, यानी n 3/2 पर ये वाला फॉर्मूला इसमें फिट बैठता है। ठीक है,
लेकिन कंडीशन क्या है, 2 यहाँ पर होना चाहिए। तो अब हम 2 को कटेंगे नहीं, 2 इसके साथ रखेंगे और ये वाला 2 भी इसके मैं साथ रखूंगा ताकि मैं यहाँ पर गामा फंक्शन आसानी से लगा सकूं ऊपर नीचे दोनों में। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, यदि मैं इसमें y बराबर √px/2m केवीटी रखता हूं तो y स्क्वायर करते ही कितना आ जाएगा, px/2m केवीटी। तो मतलब इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको समझाया गामा 3/2 निकल के आएगा। आपने समझ लिया, आप आसानी से कर सकते हो। गामा 3/2 इसकी ऐसी, इसकी वैल्यू गामा 3/2 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ बाहर कुछ नहीं है, मतलब पावर 0 करनी पड़ेगी। y की पावर 0 तभी तो 1 होगा। 0 कब हो सकता है, जब n की जगह हाफ हो, क्योंकि हाफ से 2 कट जाएगा, 1 - 1 0, तो n की जगह क्या आएगा, हाफ। तो यहाँ गामा हाफ, ऊपर गामा 3/2, गामा 3/2। ठीक है, पता है 2 0 to infinity x²/2m kbt और e की पावर माइनस x²/2m kbt और dpx बराबर हो जाएगा गामा 3/2 और 2 टाइम्स 0 to infinity। ठीक है, और यहाँ पर कुछ है नहीं, ये केवल है x²/2m kbt और dpx बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा हाफ। गामा हाफ कितना होता है, अभी हम वैल्यू नहीं रखेंगे इसकी, क्योंकि गामा 3/2 हम लिख सकते हैं हाफ गामा हाफ। गामा n+1 क्या होता है, n गामा n। तो वैल्यूज पुट करते हैं, देख लो इसको पहले। मान रखने पर जैसे इसको मान रखेंगे, मान रखने के बाद अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी E एनर्जी का बार, E बार। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना है अपने पास, यहाँ पर कितना था, kVt। यहाँ से आएगा गामा 3/2 बटे गामा हाफ प्लस kVt, ऐसे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा 3/2। लिखने की जरूरत नहीं, वो वैसा ही सिमिलर है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, गामा हाफ। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गामा 3/2 को ये इससे कट जाएगा, हाफ गामा हाफ हो जाएगा गामा 3/2। और यहाँ पर कितना जाएगा, हाफ kVt और गामा हाफ बटे गामा हाफ। ये हाफ kVt प्लस हाफ kVt कितना हो गया, kVt। ठीक है, यानी ऑसिलेटर यदि x डायरेक्शन में कंपन करता है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, एवरेज एनर्जी कितनी आ रही है, कुल आंतरिक ऊर्जा ही औसत ऊर्जा के बराबर होती है। तो उसकी एनर्जी आ रही है kVt। लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि एक परमाणु के लिए 3 होती है। एक परमाणु के लिए कितनी होती है, 3। तो एक परमाणु जब तीनों डायरेक्शन में कंपन कर सकता है, वाइब्रेशन कर सकता है, तो उस दोलित्र की, उस ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी कितनी होगी, ई एवरेज या ई बार बराबर 3 kVt। प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आ रही है, kVt। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी पता है, इसके नीचे लिखना पता है, स्वतंत्रता की कोटि होने के कारण कुल औसत ऊर्जा बराबर 3 kVt प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी, 3 kVt। ओके, 3 kVt अपने को मिल रही है।
अब परमाणु कितने माने थे हमने, कैपिटल एन परमाणु, ये तो एक परमाणु की निकल के आई है ना, तो एन परमाणुओं की कुल ऊर्जा कितनी होगी, इस प्रकार एन परमाणुओं की कुल ऊर्जा बराबर ए कुल क्या टोटल, इसको लिखो टोटल, यह आ जाएगी 3n kBT, 3n kBT, ठीक है। लिखो इसको, मैंने कैलकुलेट कर लिया कि भाई टोटल एनर्जी जो आ रही है ना वो कितनी आ रही है, 3n kBT, ठीक है। ये है औसत ऊर्जा कुल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। भाई जितनी एनर्जी उसको दी जा रही है वो एवरेज एनर्जी हमने निकाली, कितनी निकाली, 3n kBT। इतनी ऊर्जा आप दे सकते हो थर्मल एनर्जी के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो हमने देखा कि स्थिर आयतन के ऊपर ये पूरी की पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के रूप में, आंतरिक ऊर्जा के रूप में। वृद्धि के बराबर होगी, अतः du 3n kBT। अब हम जानते हैं कि जो n kB होता है वो किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है। n kB बराबर होता है nr प्रति मोल। आठ पॉइंट तीन एक जूल पर मोल केल्विन विशिष्ट ऊष्मा उच्च ताप पर du/dt Cv बराबर कितना आएगा, 3RT का आप क्या कर रहे हो, dt के साथ गुणन कर रहे हो, 3R तो बाहर आ जाएगा, dt/dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 3R निकल के आ रहा है और 3R किसके ऊपर है, ओनली उच्च तापों पर है। तो हम देखते हैं कि निम्न तापों पर ये विश्वासों के विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या करने में असफल हो जाता है, ये केवल उच्च तापों के ऊपर ही व्याख्या कर पाता है, ठीक है। देखो इसको, ठीक है, अच्छे से इसको क्लियर कर लेना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यह नियम, इसके नीचे लिखना यह नियम केवल उच्च ताप पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या कर पाता है। निम्न ताप पर यह नियम वैध नहीं रहता। ठीक है, निम्न ताप पर क्या हो जाएगा, ये नियम वैध नहीं रह पाएगा। देखो क्योंकि हमने शुरू में ही लिखा था कि 3R आएगा उस ताप के ऊपर और निम्न तापों के ऊपर आएगा T क्यूब के प्रोपोर्शनल, ये सैद्धांतिक मान है, लेकिन वैसा परिणाम ये नहीं दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट के अंदर।
उसको बाद में करेक्ट किसके सहायता से किया जाएगा, आइंस्टीन की सहायता से। और फिर और भी सही व्याख्या विमेय के अनुसार। इधर केल्विन में टेम्परेचर, ठीक है, इधर T है और किसके अंदर है, केल्विन में। इधर है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा CV। ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 3R, ठीक है। अब जो इसमें जो ग्राफ अपने को मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है। शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, उसके बाद में इस प्रकार से। ये है लाइट के लिए, ये किसके लिए है, लाइट के लिए। कार्बन का कुछ इस प्रकार से मिलता है, और ये कॉपर के लिए, ठीक है। तो इनको बनाओ। ठीक है जी। तो अभी हमने वैल्यू कितनी निकाली है, CV बराबर 3R। इस नियम के अनुसार कितना आ रहा था, CV बराबर 3R। R की वैल्यू यहाँ से लिख के इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे इसकी वैल्यू आप लिखना चाहो तो 8.31 जूल पर मोल केल्विन। इसको मल्टीप्लाई करना, 8 24 और 3 के 9, 24.9 के समथिंग क्या मिलेगी, केल्विन। इतनी स्पेसिफिक हीट मिलती है, विशिष्ट ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसको लिख लो। ओके, तो याद रखना है आपको अच्छे से, ठीक है, कि सबसे पहले इस ड्यूलोंग पेटिट ने सांख्यिकी का यानी चिरसमझ सिद्धांत का या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का प्रयोग किया और उसके आधार पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने का कुछ एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसकी परिकल्पनाएं हमने पढ़ी। उसकी सैद्धांतिक व्याख्या या उसके बाद जो व्याख्या की गई वो 1871 में बोल्ट्जमान ने की ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत के आधार पर। पूरा का पूरा क्लासिकल कंसेप्ट है। फिर उसमें जो परिकल्पनाएं ली गई ड्यूलोंग पेटिट के द्वारा वो इस प्रकार से ली गई थी कि परमाणु जब उसमें ऊर्जा उसको मिलती है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करने लग जाता है, ऑसिलेशन करता है। तो वो एज ए किसकी तरह होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, एक सरल आवर्ती दोलित्र की तरह होता है, ठीक है, जिसकी आवृत्ति समान होती है तथा आयाम अलग अलग होने से ऊर्जा अलग अलग प्राप्त होती है। ऊर्जा की यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, 0 से लेके इनफाइनाइट रेंज तक की मिल सकती है। तभी हमने माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में समाकलन किया था, ठीक है। तो कंटिन्यूस मिलेगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर है क्या कि जो दोलित्र की ऊर्जा है, ठीक है, उसमें जो परमाणुओं की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी वो किसकी वजह से होगी, दोलित्र की कंपन ऊर्जा के कारण। कंपन ऊर्जा के कारण यानी उसको थर्मल एनर्जी मिल रही है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा और उसको क्या मिल जाएगी, उसको इंटरनल एनर्जी में स्टोर होता जाएगा। तो औसत ऊर्जा हमने फॉर्मूला निकाला, 3N kBT आ रहा था या फिर 3R × T आ रहा था, उसका T के साथ सापेक्ष अवकलन किया तो वहां से विशिष्ट ऊष्मा मिल गई, ठीक है। तो ये अपना है इस टॉपिक, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। कल हम पढ़ेंगे 60 लेक्चर के अंदर, आज 59 है, 60 लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइंस्टीन के मॉडल के बारे में। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।